Assalamualaikum guys, hope so you are fine and your study going well. Now I'm here to tell you about how to study chapter number 5 of biochemistry enzymes, ठीक है, from Lipton Cott. आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें से कौन से टॉपिक्स जो हैं उनको अच्छे तरीके से याद करना है, कौन सा एमसीक्यू के लिए एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. पहले आपके पास डेफिनेशन आ जाती है एंजाइम्स की. ठीक है, आप एंजाइम्स की ये वाली डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल कैटालाइसिस विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, आप ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं. और ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है आप ये भी कर सकते हैं कि प्रोटीन कैटालिस्ट हैं जो कि इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग चेंज्ड इन द ओवरऑल प्रोसेस. ठीक है, और ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं इनमें. ठीक है, उसके बाद केमिकल रिएक्शन सबस्ट्रेट हम कहते हैं इन्हें. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. देन आपने एक बात याद रखनी है एमसीक्यू के लिए कि राइबोजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स नहीं है लेकिन वो एंजाइम के तौर पे एक्ट करती हैं. ठीक है, ये मेन पॉइंट आपने याद रखना है. देन नोमेनक्लेचर भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, टू नेम्स है, असाइन हुआ है. ठीक है, एक रिकमेंडेड नेम है, एक सिस्टमैटिक नेम है. इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. ठीक है, देन आपके पास जो है वो आ जाता है रिकमेंडेड नेम. ठीक है, सॉरी फोकस नहीं हो रहा. उसके बाद रिकमेंडेड नेम आ जाता है. ठीक है, रिकमेंडेड नेम्स ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है. ठीक है, इसमें बताया हुआ है कि सबस्ट्रेट ऑफ द रिएक्शन के यूरियासिस क्या है, साइक्लेसिस आ जाता है, यानी कि जिनके आप लास्ट पे जो सफिक्स लगी हुई है, सफिक्स एज लगी हुई है. ठीक है, वो क्या है, रिकमेंडेड नेम्स हैं. और कुछ जो है वो सिस्टमैटिक नेम्स होते हैं. ठीक है, उनकी डिवीजन जो है वो 6 मेजर क्लासेस में हुई है. ठीक है, वो 6 मेजर क्लासेस ही हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने इनको इसी तरह से सीक्वेंस वाइज याद करना है. इनकी एग्जाम्पल्स, इनकी डेफिनेशंस, ये पूरा चार्ट आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए और रट्टा हुआ होना चाहिए. ठीक है, एमसीक्यू वैसीक्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इनके आगे से भी फर्दर टाइप्स हैं, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा आप रीड आउट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. आपने ये टेबल अच्छे तरीके से याद करना है. ठीक है, ये सारा टेबल आपको आना चाहिए. ठीक है, ये बस एक दफ़ा रीड आउट बाकी कर लेना है आपने. देन ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि एमसीक्यूज में डिफरेंस जैसे क्या जाता है कि ऑक्सीडेसिस और ऑक्सीजनेसिस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है. ठीक है, फॉस्फेसिस, फॉस्फेटेज और फॉस्फोराइलेज, इसमें डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, और ये अपने डायग्राम देख लेंगे दफ़ा. देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एंजाइम आ जाता है. इसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है. एंजाइम की डेफिनेशन है ये आपने याद रखनी है और इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है. ठीक है, एक्टिव साइट की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और इसका ये फंक्शन थोड़ा सा आना चाहिए. ठीक है, और उसके बाद एफिशिएंसी आ जाता है. एफिशिएंसी की भी डेफिनेशन और इसकी ये टिपिकल जो वैल्यू लिखी हुई है ये आपको पता होनी चाहिए. प्रोसीडिंग वैल्यू पता होनी चाहिए. देन स्पेसिफिसिटी. ठीक है, कि ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू, एससीक्यू, वाइवा, एससीक्यू, हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हॉलो एंजाइम की डेफिनेशन, ऑपो एंजाइम की डेफिनेशन, को फैक्टर, को एंजाइम, इन सब की डेफिनेशन. ठीक है, हॉलो एंजाइम जो है उसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, ऑपो एंजाइम की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, को फैक्टर, को, ठीक है, ये लिखी हुई है कोफैक्टर की डेफिनेशन, को एंजाइम की डेफिनेशन, को सबस्ट्रेट की डेफिनेशन. यही डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से याद करनी है. इस चीज़ को भी आप एक दफ़ा बेशक जो है राइट डाउन कर लें. ठीक है, नोट डाउन कर लें इसको भी. ये मैंने जो आपको एंजाइम की डेफिनेशन लिखी है. देन आपने सारा एक दफ़ा अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है. सो रेगुलेशन इसका प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व होता है और लोकेशन विद इन द सेल्स. ठीक है, ये आपने पढ़ लेनी है. और ये जो डेफिनेशन है इनको भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है वाइवा के लिए. ठीक है, सबस्ट्रेट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कैटालिस्ट क्या होता है, इन तीनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्शन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से एमसीक्यू जो है मोस्टली आता होता है, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है. ठीक है, सारे को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है. एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसकी आपको डेफिनेशन और ये पता होना चाहिए पूरा पैराग्राफ, और ये डायग्राम आपने देख लेनी है एक दफ़ा. ठीक है, ये सारा आपने रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसका कंसेप्ट ले लेना है. ठीक है, बाकी सारा एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है. उस पर एक्टिव साइट केमिस्ट्री, ये सारी आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है. इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपने एक दफ़ा अच्छे से कंसेप्चुअल रीड आउट कर लेनी है, तो ऐसे पॉइंट्स इनको निकाल के पढ़ लेना है. ठीक है, देन सबस्ट्रेट कंसिडरेशन, ये आ जाते हैं सॉरी फैक्टर्स. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैट क्वेश्चन है फॉर BDS फर्स्ट ईयर एंड MBBS सेकेंड ईयर. सॉरी MBBS भी फर्स्ट ईयर है. सॉरी MBBS BDS दोनों में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फैक्टर्स इफेक्टिव रिएक्शन वेलोसिटी. ठीक है, यानी कि ये वो डायरेक्टली भी पूछते हैं कि फैक्टर्स कौन से एंजाइम के. ठीक है, तो वो आपने बताने हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. MCQ, SCQ, वाइवा सब में पूछा जाता है. ठीक है, ये तो आपने ही अच्छे तरीके से याद करना है. ऊपर वाली लाइन्स आपने रीड आउट कर लेनी है. देन आपके पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इसका आपको बताना चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, और ये सारे MCQ में पूछे जाते हैं कि रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इंक्रीजेज विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अंटिल अ मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि इंक्रीज होती है. और ये आपने याद रखना है. ठीक है, कि ये आपने जो चार्ट है ये याद रखना है कि एंजाइम्स फॉलोइंग मिकल्स मेंशन काइनेटिक शो द हाइपरबोलिक कर्व.
जो एलोस्टेरिक है वो शो करते हैं सिग्माइड कर्व, ठीक है। ये एमसीक्यू आता होता है, पिछले सॉफ्ट क्रॉफ में भी इसमें से एमसीक्यू आया हुआ था। उसके बाद शेप ऑफ द एंजाइम काइनेटिक कर्व्स, ठीक है, ये भी आपने याद रखनी है, ये इसमें आ जाती है, ठीक है। ये वेलोसिटी इंक्रीज होती है कब तक, ये आपको पता होना चाहिए। देन इसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज होगी विद टेम्परेचर एंड वेलोसिटी डिक्रीज होगी विद हायर टेम्परेचर, यानी कि हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो जब 40 सेल्सियस से, जैसे कि डायग्राम में बताया हुआ कि जब 40 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डी नेचर हो जाएगा। ये डायग्राम भी आपने करनी है और ये भी अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसको भी गो थ्रू कर लेना है। दैन पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीएच का इफेक्ट, दोनों इफेक्ट्स आपको आने चाहिए कि एंजाइम डी नेचर कब होता है और डेप्रिसाइड आयोनाइजेशन कब होती है। इसमें अल्कलाइन पीएच का बताया हुआ है, ये आपने पॉइंट याद रखना है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू के लिए पूछा जाता है। ये आपने सारा अच्छे से याद करना है और इसका ग्राफ भी आपने अच्छे से याद करना है और जब एमसीक्यू में आए तो आपने ये भी बनाने हैं, तीनों ग्राफ्स के पीछे भी मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद व्हीकल्स मेंटेन काइनेटिक्स, इनकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ये फार्मूला एंड देन ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। उसके बाद मेंशन इक्वेशन, हाँ इक्वेशन, ये जो बीडीएस है फर्स्ट ईयर उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, एमबीबीएस में भी जो है ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि मेंशन इक्वेशन, तो उसमें सारा कुछ नहीं लिखना होता बल्कि ये चीज़ लिखनी होती है, ठीक है। और इसकी एजम्पशंस जो हैं ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। एजम्पशंस एक दफ़ा अच्छे से रीड आउट कर लेनी है और ये पार्ट जो आपने अच्छे से याद करना है और ये ग्राफ देख लेना एक दफ़ा। उसके बाद आगे आ जाती है इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स, ठीक है। ये आपने रीड करना है, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम के करेक्टरिस्टिक्स जो है ये पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। रिलेशनशिप टू एंजाइम कंसंट्रेशन रिएक्शन ऑर्डर, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिमेंसनबर्ग प्लॉट, ये भी एमबीबीएस बीडीएस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये भी और ये भी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम का ऑलमोस्ट सारा चैप्टर लिपन कॉर्ड से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ग्राफ भी आपने देख लेना है। उसके बाद आगे आ जाता है एंजाइम इनहिबिशन, ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने ज़रूर करना है, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाती है, इसमें पहले डिफरेंस इनहिबिशन की आपने जो डेफिनेशन है ये करनी है, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। उसके बाद इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल जो है इनहिबिशन है, इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है डिफरेंट, दोनों के डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, इसी तरह आपने भी ये बुक जब ये पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह पॉइंट्स जो है वो साथ लिख लेने हैं ताकि जब आप रिवीजन करें तो आप इजीली पढ़ सकें। दैन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। इसमें ये इफेक्ट्स तीनों आपको पता होने चाहिए कि क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। सारा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इफेक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है, कि कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। दैन उसके बाद स्ट्रेन ड्रग्स, ये इसकी एग्जांपल आ जाती हैं, ठीक है। आपने ये जो एग्जांपल है इसकी स्ट्रेन ड्रग्स की आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि एवेस्ट्रेटिन जो है इसका क्या फंक्शन है इसमें, ठीक है, यानी कि स्ट्रेटिन्स जो है इनका फंक्शन यह है कि इनहिबिट करता है डी नोवो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ठीक है। तो इसमें आपने सारा अच्छे से पढ़ लेना है, लेकिन आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि स्टेटिन्स जो है वो इनहिबिट करते हैं कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को, ठीक है। इस तरह से आपने एक एग्जांपल इसकी याद रख लेनी है। उसके बाद नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है, ये रिवर्सिबल होती है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और इनके भी इस तरह से फैक्ट की एम जो है वो चेंज नहीं होता और वी मैक्सिमम जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, इसको भी इस तरह से रिलेट कर लेना आपने, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो अपने अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं इसके, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बर्ग प्लॉट इफेक्ट जो है वो पूछा जाता है। उसके बाद इमिटर ड्रग्स, इनके बारे में आपको बताना चाहिए, ठीक है। ये 3-4 आपने याद कर लेना है, जैसे एस्पिरिन का फंक्शन, बीलेटमोल का फंक्शन, पेनिसिलिन का फंक्शन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंजाइम रेगुलेशन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे एलोस्टेरी के इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसके फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव फैक्टर क्या है, नेगेटिव फैक्टर क्या है, होमोट्रोपिक इफेक्ट, मतलब कि इनमें से आपकी उनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फीडबैक इनहिबिशन है इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हेटरोट्रोपिक फैक्टर, इसकी डेफिनेशन और इसकी थोड़ी सी आपने एग्जांपल जो है उसको एक दफ़ा देख लेना है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, ठीक है। सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद कोवेलेंट मॉडिफिकेशन आ जाती है, इसकी आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। फास्फोराइलेशन, डिफास्फोराइलेशन, इसमें डिफरेंस प्रोटीन काइनेज क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एंजाइम रिस्पॉन्स टू फास्फोराइलेशन, ये आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है, ये ज़रूर चार्ट करना है आपने, ठीक है। उसके बाद एंजाइम सिंथेसिस आ जाता है, ये भी पूछा जाता है कि एंजाइम रेगुलेशन में एंजाइम सिंथेसिस का क्या रोल है, तो वो आपने बताना है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन बताएं आफ्टर एंजाइम रेगुलेशन, तो ये आपने अच्छे तरीके से करनी है।
ये आपने एमसीक्यू के लिए ज़रूर करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। ये आपको ज़रूर आना चाहिए पूरा टेबल, ठीक है। सारा रीड आउट कर लेना है। उसके बाद एंजाइम क्लिनिकल डायग्नोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमबीबीएस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एमबीबीएस में भी पिछले साल इस पर से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, सारा अच्छे तरीके से रीड आउट आपने कर लेना है, फॉर कंसेप्ट और उस डायग्राम को भी देख लेना है। देन आपने इसको भी रीड आउट कर लेना है। इसमें से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने इसको रीड आउट कर लेना है। एमसीक्यू इसमें से बनते होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और इसमें जो है ये वाला इंपॉर्टेंट है, एएलटी और एएसटी, इसमें डिफरेंस आता होता है, ठीक है। ये पूछते हैं एएलटी आपको पता होना चाहिए, या आइसो एंजाइम्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले साल प्रॉफ में भी आया था, ठीक है। आइसो एंजाइम्स क्या है और इसका जो फंक्शंस हैं या इसका रिलेशन क्या है एंजाइम डायग्नोस्टिक में, तो ये पूछा हुआ था। तो ये आपने सारा पैराग्राफ अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीबी के जो है उसके लिए कौन सा है, एमबी के लिए, एमएम के लिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाले जो टेबल है ये आपको देख लेना है एक दफ़ा। देन इसके बाद ये भी आपने ज़रूर फ्लो चार्ट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायग्नोस्टिक, ये आपने याद करना है। ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या क्या प्रोसेसेस जो हैं वो हो रहे हैं, ये 2-3 दफ़ा उसमें, या जो डेट्स जो टाइम लिखा हुआ है, सॉरी 4 to 8 आवर्स, ठीक है। MI एक्यूट होता है 48 to 72 आवर्स, ये आपको टाइम सारा पता होना चाहिए। जो प्रोटीन्स हैं इनका क्या इफेक्ट हो रहा है, आप कॉन्टेक्ट टेल करते हैं, ठीक है। गुड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक, ये आपने सारा अच्छे तरीके से जो है वो रीड आउट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये भी शॉर्टकट मैंने लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं एक दफ़ा इसको, ठीक है। तो ये आपने SCQ MCQ दोनों के लिए एंजाइम का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, MBBS में भी और BDS में भी। तो ये आपने अच्छे तरीके से जो है इस चैप्टर को याद करना है, ठीक है। और कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके बाद आपने ये जो समरी है ये ज़रूर अच्छे तरीके से करनी है। और ये जो लिपन कार्ड का लास्ट पे होता है समरी वाला पेज, ये आप ज़रूर किया करें, इससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है, ठीक है। बहुत सी चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको पीछे से याद नहीं आ रही होती, ये आपको याद आती हैं, आप इसको ही लिख लेते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने जो एंजाइम डायग्नोस्टिक वाला है ये आपने सत्या जो है उसके लास्ट पे एक टेबल बना हुआ है, उसको भी अपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है, ठीक है। फर्दर अगर आपको कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और जो है दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।